एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि अकाउंट्स का है, क्लास 11th का। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। इसमें हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि बुक कीपिंग के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ जो चीज़ें बुक कीपिंग इस फर्स्ट चैप्टर की इम्पॉर्टेंस है, मैं वही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी। जो चीज़ें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी, आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दिया गया है, बुक कीपिंग इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, business enterprises and other organizations deal in activities which involve exchange of money or money's worth. All these activities are recorded for the purpose of taking more important decisions as well as whether activities fixable and profitable to be continued or not. Information must be about the business and other organization required not only by proprietors and managers of the business and other organization but also various stakeholders such as the government, investors, consumers, employees and research. सर, इसमें क्या दिया गया है कि बुक कीपिंग क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बुक कीपिंग जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या एक्सचेंज होता है, पैसे कितना हम लोग लेते हैं, कितना देते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है जो कि पैसों से रिलेटेड होती है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग अपने बिज़नेस में कितना प्रॉफिट कर रहे हैं और कितना लॉस कर रहे हैं, और हमारे बिज़नेस में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें आपको जो सबसे इजी डेफिनेशन है वो आपको याद करना है। तो आई थिंक सो जो RJR और बाटली बॉय और नॉर्थ कॉट का है, ये दोनों जन का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है। ये मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि JR बाटली बॉय ने क्या बोला, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन सेट ऑफ बुक्स। इसने सिंपल वर्ड्स में बताया है कि बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डीलिंग्स है एक बुक में। बुक कीपिंग कुछ नहीं है, एक कला है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है एक बुक में, उसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। और नॉर्थ कॉट ने क्या कहा है, बुक कीपिंग एक ऐसा रिकॉर्डिंग है जो कि मॉनेटरी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मीन्स कि बुक कीपिंग एक ऐसा आर्ट है रिकॉर्ड का जो कि हम लोग क्या कर रिकॉर्डिंग का, उसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दिया गया है फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। क्या क्या फीचर्स है बुक कीपिंग के? बुक कीपिंग का फर्स्ट क्या मेथड दिया गया, इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। हम रोज़ जो डेली टू डेली बुक कीपिंग के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं डेली के। सेकंड पॉइंट हमारा है, सिर्फ हम लोग पैसों से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, बार्टर सिस्टम को नहीं रिकॉर्ड करते। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, हम लोग क्यों इसको रिकॉर्ड करते हैं कि हमको फ्यूचर में पता चल सके कि हमारा बिजनेस कहाँ लॉस में था, क्या प्रॉफिट में था, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर क्या दिया गया, रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑन द बेस्ड ऑफ रूल्स एंड, हमारा जो भी बिजनेस का रिकॉर्ड्स होता है वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस पे होता है, वो सारी चीज़ें। और ये जो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड्स होता है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली ट्रुथ होता है, मीन्स वो सच्चाई के बेसिस पे बनता है। उसके बाद इसमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ये आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, एक्यूरेट रिकॉर्ड रखने का और सिस्टमेटिक ऑर्डर में सारी चीज़ों को रखने का। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है बुक कीपिंग का, कि जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट वाइज ही रिकॉर्ड होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या दिया है, बुक कीपिंग एक ऐसा परमानेंट रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेस को हमेशा हेल्प करता है जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर रेफरेंस में। इसमें बुक कीपिंग का फोर्थ इम्पॉर्टेंस है कि हम लोग को प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके फाइनेंशियल ईयर्स में। उसके बाद टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें पता चलेगा। बिजनेसमैन को ये सारी चीज़ें पता चलती है कि वो किससे कितना पैसा उधार ले रहा है और कितना वो किसको दे रहा है।
उसके बाद 7 पॉइंट है, बिजनेसमैन को पता चलता है कि उसका एक साल में कितना प्रोग्रेस होता है, कितना उसका फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। उसके बाद क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। पहला रिकॉर्ड, इसमें सारे पॉसिबल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड होते हैं जो कि परमानेंट लगी रखे जाते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में रखे जाते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मीन्स सारी चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल रिलेटेड रहता है, प्रॉफिट से, लॉस से, या फिर एसेट से। एसेट्स मीन्स जो कि हमारा सामान होता है, जो बिजनेस के सामान होते हैं उनको ही बोला जाता है एसेट्स, जो जिनकी वैल्यू होती है पैसों में। डिसीजंस होते हैं जो कि मतलब अगर हम लोग अच्छे से चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते हैं तो हमको फ्यूचर के लिए जब हमको कोई डिसीज़न लेना रहता है बिजनेस से तो वो हमें हेल्प करता है। अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको कितना लॉस हो रहा है, हमको प्रॉफिट करना है, कहाँ एक्सपेंस करना है, इसलिए कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। एविडेंस, कभी भी अगर बाई चांस कोई भी मिस्टेक हो रहा है किसी में तो जो डिस्प्यूट्स ना अराइज हो, इसलिए इसके पास रिकॉर्ड रहता है जो कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने शो कर सके। उसके बाद क्या दिया गया है, बुक कीपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो लाइबिलिटीज़ वगैरह वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है कि अगर आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया तो कोई 15 रुपये बाद में बोलेगा, इसलिए आप अगर लिख के रखोगे तो ये प्रॉपरली रिकॉर्ड में दिया जाएगा, इससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। यूटिलिटी क्या है बुक कीपिंग का, ओनर को इजीली पता चल जाता है उसका प्रॉफिट कहाँ है, लॉस क्या है, कहाँ पे वो ज़्यादा कर्जा ले रहा है, कहाँ पे उसका असेट्स खरीदा है। मैनेजमेंट, बुक कीपिंग, अगर सारे ट्रांजेक्शन्स हमको प्रॉपरली पता हो तो हम लोग इजीली बुक कीपिंग को मैनेज कर सकते हैं। कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। कस्टमर्स को इजीली समझ पाते हैं कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का। गवर्नमेंट भी इजीली समझ पाती है कि क्या क्या डिफरेंट टैक्सेस किस सब्जेक्ट पे रखे, किस सोर्सेज पे रखे गए हैं। लैंडर्स, पता चलता है कि कितने लोगों ने उधारी लिया है बिजनेस में और कितने लोगों का हम लोगों ने लिया है, देना बाकी है। डेवलपमेंट कैसे करना है ये भी पता चलता है बुक कीपिंग की वजह से। ये हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो कि मैं वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। एक वीडियो में हम लोग सिर्फ इस चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो अगर वो चार्ट आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया गया है 1.5 का जो बेसिस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें क्या दिया गया, अकाउंटिंग का कुछ बेसिक मेथड है। जैसे कि अकाउंटिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, 2-3 चीज़ों पे बेस्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बेसिस पे, जो भी कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश में पेमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। सेकेंड एक्यूरल मीन्स जो भी होते हैं वो एकदम एक्यूरेट मीन्स सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तभी बिजनेस में रिकॉर्ड होया जाता है। फिर क्या मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, मतलब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है तो उसको भी अच्छे से रेवेन्यूज़ के साथ मीन्स असेट्स के साथ उसको अच्छी तरीके से लिखा जाता है। आई होप आपको समझाओ, मैं रीड करके नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बट जो भी चीज़ें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या दिया गया है, क्या क्या क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। इसकी 4 चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि रिलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब पहला पॉइंट हमारा दिया गया रिलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या दिया गया है कि कैसे हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और किस बेसिस पे करते हैं। तो मैं बता दूँ आपको, हमेशा जो रिलेबिलिटी मीन्स की सच्चाई, कभी भी आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप लिखते हो वो रिलेबिलिटी होना चाहिए, मीन्स सही होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ये जो कि किसी भी जजमेंट के या फिर किसी के जजमेंट या इमेजिनरी पॉइंट से कोई भी चीज़ें नहीं लिखना चाहिए। जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अफेक्ट करता है बिजनेस के, इसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रखनी चाहिए। सेकंड दिया गया रिलेवेंस, मीन्स रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजंस लेने के लिए, और इसका मतलब भी रिलेवेंस मीन्स सच्चाई ही होता है। इसमें भी सारे कंफर्म और एकदम, जब आपको किसी के बारे में कुछ कोई इन्फॉर्मेशन, अगर कोई असेट्स या कोई आपको लग रहा है बिका हुआ है बिजनेस में, तो अगर उसके बारे में आप सिर्फ इमेजिन करके लिखते हो तो ये गलत है। कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो उसको पहले अच्छे से डिसाइड कर लो, अच्छे से ये कंफर्म कर लो तभी जाके लिखो, क्योंकि अगर एक बार इसको अगर इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख दिया तो पूरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अननेसेसरी, एकदम अनयूजफुल हो जाएगा।
और जो सारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा, बिजनेस को डिस्क्लोज कर देगा, मीन्स उसको डुबा देगा। इसके लिए जब भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो आपको सारे अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंस हो, रिलेटेड, वो उसी से लिखना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी दिया गया है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसका अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लिख रहे हैं तो अगर आप उसको लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी इंसान को कि हाँ कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें समझने में ईजी होगी। और जो बेनिफिट्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो समझने के लिए ईजी होता है, और बहुत ज़्यादा आगे बिजनेस को कैसे वाइड किया जाए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन से डेटा का है, कौन कितना इन्फॉर्मेशन मीन्स कितना अमाउंट गया है, कितना अमाउंट आया, ये सारी चीज़ें ये प्रॉपरली लिखी जाए तो हमको अंडरस्टैंडेबिलिटी जल्दी होती है। उसके बाद कंपेरेबिलिटी मीन्स अगर हम लोग अच्छे से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लिखें तो उसको कंपेयर करने में आसानी होती है कि इस मंथ में हमने कितना गुड्स लिया, उस मंथ में कितना गुड्स लिया। तो कंपैरेटिवली कंपेयर करना असेट्स को या फिर आगे किसी डिसीजंस को लेने के लिए जो कंपेरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो दो तीन पार्ट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो पढ़ते हैं कि कितने पार्ट्स में टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पहला क्या है, ट्रांजेक्शन होता है क्या है, एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और मनी और मनी, इसको भी बोला जाता है ट्रांजेक्शन। अगर आप किसी से सामान लेते हैं या किसी को सामान देते हैं या किसी से सामान लेकर पैसा देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जिसमें पैसों से लेन देन हो, पैसा इन्वॉल्व हो, उसी ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसीलिए ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और डायरेक्टली मनी, उसको क्या बोला जाता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दो बेसिस पे होता है, एक कैश पे और एक क्रेडिट पे। कैश मीन्स कि जो पैसा आपको तुरंत मिलता है सामान देने पर या लेने पर, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। और सेकंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो कैश ट्रांजेक्शन है वो तुरंत मिल जाता है, इसके लिए उसको कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होता है वो बाद में पैसे उधारी पे लिए जाते हैं, क्रेडिट पे लिए जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसके लिए कोई डेट दिया जाता है कि हाँ ये इंसान इतना लिया गया है और ऐसे इस डेट पे पैसा दे देगा। जैसे दिया गया है पेमेंट ऑफ सैलरी एट 5,000, उसने सैलरी पे कर दी 5,000 मीन्स कैश गया हमारे हाथ से। लेकिन यही अगर यहाँ दिया गया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में पैसे चीज़ें बेची गई हैं मीन्स उधारी पे दी गई है, ठीक है। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, उसमें जैसे कि एंट्री आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसी को बोला जाता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और जो भी एन एक्सचेंज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होता है उसको बार्टर सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। अब पढ़ते हैं एंट्री क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने में अंडरलाइन कर दे रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द प्रॉपर फॉर्म मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। मीन्स किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को ईजीली अच्छे से रिकॉर्ड करने को क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। नरेशन, a brief explanation of business transaction from which is an entry is passed by the narration, it is given in the bracket below of a journal entry। या आगे मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग किसी भी जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तब। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं तो उसका कैसे हम लोग उसको वो एक्सपांड करके उसका नरेशन लिखते हैं नीचे ब्रैकेट बना के, उसी को बोला जाता है नरेशन। उसके बाद गुड्स, जो गुड्स होता है वो मीन्स मर्चेंडाइज कमोडिटी होता है जो कि हम लोग लेन देन करते हैं, परचेस करते हैं या तो सेल करते हैं, उसी को बोला जाता है गुड्स। गुड्स कई क्वालिटी के होते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वेजिटेबल हो, या फिर कोई भी पार्ट हो, टायर्स या फिर कुछ भी। अभी कैपिटल और ड्राइंग का होता है। कैपिटल वो होता है द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड अ कैपिटल। ये लाइन आपको याद करनी होगी, द अमाउंट द टोटल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड अ कैपिटल। मीन्स कि जो अमाउंट, जो पैसा बिजनेसमैन अपने घर से लेके आता है, जो अमाउंट, जो पैसा बिजनेसमैन अपने घर से लेके आता है बिजनेस में, उसी को बोला जाता है कैपिटल।
और कैपिटल का एक फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, जो कि ये आगे आपको यूजफुल होगा, वो भी बाद में पढ़ेंगे हम। ड्राइंग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ अ कैश वैल्यू ऑफ अ गुड्स असेट्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड अ ड्राइंग। जो भी पैसा, जो भी अमाउंट आप या फिर कोई भी सामान आप बिजनेस से निकालते हैं फॉर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? ड्राइंग। कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उसे पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दिया गया है डेप्टर। डेप्टर क्या होता है? वो पर्सन जो कि आपसे पैसा लेता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे, ये उसको ऑन क्रेडिट पे, उसी को बोला जाता है डेप्टर। मीन्स जो आपसे पैसा लेके जाता है क्रेडिट पे में, उसी को बोला जाता है डेप्टर। और डेप्टर वो पर्सन है जो कि बिजनेस से पैसा लेके जाता है उधारी पे या फिर सामान। क्रेडिटर वो होता है अ पर्सन हुम हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ क्रेडिटर। क्रेडिटर इज टू हुम बिजनेस ओस मनी। मीन्स क्रेडिटर वो होता है जिसने पैसा दिया हो किसी को क्रेडिट पे, उसी को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जो अमाउंट इरिकवरेबल हो, जो कि जैसे कोई आपका पैसा लेके चला गया बिजनेस में, वो दोबारा लाके नहीं देने वाला, उसी को बोला जाता है बैड डेब्टर्स। मीन्स जो उधारी लेकर चला गया हो, आपको ना मिलने वाला हो दोबारा, जिसमें आपका लॉस होता है, उसी को बोला जाता है बैड डेब्ट्स। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। फिर हमारा दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड असेट्स रहते हैं और वैल्यू ऑफ असेट्स रहते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स कि एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर मीन्स सब क्या होता है? खर्चा होता है। जैसे कि दिया गया है अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस। कोई भी सामान अगर हम बिजनेस में खरीदते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि आपने स्कूल स्टार्ट किया, उसमें बेंच बहुत सारी मंगा ली, तो वो बेंच पे आपने पैसा खर्चा किया, क्या वो बेंच ख़राब होगी? नहीं होगी, तो वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए आ गई, लेकिन खर्चा हुआ, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि फ्यूचर के लिए नहीं, तुरंत के लिए खर्चा किया जाता है, इमीडिएट के लिए, और कुछ ही टाइम के लिए खर्चा किया जाता है, 1 ईयर या उससे कम के लिए, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं क्या दिया गया हमारा? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मैं आपको बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करूँगी। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जिसमें हम, जैसे कि आपने 12 मीन्स कोई भी चीज़ जब आप लेने जाते हो, जैसे आपने कोई अमाउंट गुड्स लेने गए, जैसे आपने हेयर बैंड लेने गए, मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, जैसे आप हेयर बैंड लेने गए, आपने 12 हेयर बैंड्स लिए, एक हेयर बैंड 5 रुपीज़ का था, 12 हेयर बैंड्स का 60 हो रहा था, लेकिन दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया, आपने 12 साथ में लिया, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। उसने आपको 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, उसने आपसे सिर्फ 55 रुपये लिया, 55 रुपीज़ लिया, तो क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। लेकिन वही आपने बोला कि मैं आपको तुरंत पैसा दूंगा, ठीक है। अगर आपने हेयर बैंड ले लिया और 50 रुपये में ही दे देगा आपको, क्यों दे देगा? क्योंकि आप तुरंत उसको पैसे दे रहे हो, इसके लिए वो आपको कैश डिस्काउंट करने पे और डिस्काउंट देगा, तो उसको क्या बोला जाता है? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट अक्सर जो अकाउंट्स ऑफ मीन्स अकाउंटिंग होता है उसमें नहीं लिखा जाता है, लेकिन जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लिखा जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, आपने 1000 रुपये का गुड्स खरीदा, जिसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको 950 रुपये भरना पड़ा, तो क्या हो गया? ये 950 रुपये तुरंत आप क्या करोगे? मतलब 950 रुपये आपको भरना रहेगा। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 5% का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको 950 रुपये देंगे, लेकिन आप तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो 900 रुपये भी करोगे। भले इसमें कैश डिस्काउंट में बिजनेसमैन का लॉस होता है, बट ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। अभी सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट मीन्स वो पर्सन जो कि अपने बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जो बिजनेस को ज़्यादा टाइम तक चला पाता है, उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स डूबा हुआ बिजनेस, जो कि डूब जाए, जो कि बिगड़ जाए, उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट। जैसे सॉल्वेंट का क्या दिया गया? इफ़ अ पर्सन's assets are more than in the liabilities is called as a solvent person. Solvent person is a financial sound and it is a position pay of all the debts. मीन्स कि एक इंसान के पास, उसके पास असेट से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती हैं और उसी के इक्वल में लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, या फिर उसके इक्वल में होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, अ पर्सन जिसका लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो उसके असेट्स से। देखो अगर आपके पास बहुत सारे असेट्स है, मीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा असेट्स रखा हुआ है आपके पास, तो असेट्स की वैल्यू होगी पैसों में, तो क्या होगा, आपके पास लाइबिलिटी कम होगी। मीन्स अगर आपके पास कर्जा कम है और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आपके पास पैसा कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इंसॉल्वेंट मीन्स बिजनेस में लॉस हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ये आपको बस इतना याद रखना है, 12 मंथ का बिजनेस होता है, जिसमें आपका बिजनेस का डे कौन सा है, 31 मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के जो दिन है उन्हीं को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग ऑफ अ ईयर। ठीक है, मीन्स आपका कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी बिजनेस कब से स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। उसके बाद क्या दिया गया है, ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैंने यहाँ लिख दिया है, जो कि क्यों इस्टेब्लिश होती है, प्राइमरी मोटो से, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब कोई भी बिजनेस और जब स्टार्ट होता है पैसों को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग कंसर्न। और कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है विदाउट ट्रेडिंग का, मीन्स बिना पैसों के प्रॉफिट के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उसको क्या बोला जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। गुडविल क्या होता है, गुडविल इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड अ गुडविल। आप इसको लिख सकते हो, गुडविल मीन्स इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू, इट इज़ नोन एज अ गुडविल। गुडविल वही होता है, मीन्स कि आपके बिजनेस का क्या रेपुटेशन है मार्केट में, ये उसी को बोला जाता है गुडविल। जैसे कि एक समोसा वाला है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा समोसा बनाते हैं, तो उसका गुडविल हो गया, क्योंकि वो अच्छा बनाते हैं, वो फेमस हो गया है, तो उसकी जो अच्छाई है उसी को गुडविल बोलते हैं। उसको असेट्स में क्यों काउंट किया जाता है, उसका पैसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एक बार फेमस होते हो आप किसी चीज़ में, तो आपका नाम हो जाता है, उसी नाम की कीमत हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी का समोसा खाएंगे, तो उसको असेट्स आ रहे हैं उसकी वजह से, इसीलिए क्या बोला जाता है गुडविल। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट और लॉस। देखो जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होता है। मीन्स आपने सामान 5 रुपये में ख़रीदा और आप 10 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन वही सामान अगर आपने 10 रुपये में ख़रीदा है और 5 रुपये में बेच रहे हो, तो आपका 5 रुपये लॉस होगा। तो इसके लिए आपको बोला जाता है कि हमेशा जो सेलिंग प्राइस हो वो ज़्यादा रहनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद इनकम क्या होता है, जो भी आप पैसे बिजनेस से कमाते हो उसी को बोला जाता है इनकम। और रेवेन्यू जो कि आप बिजनेस से, इस क्योंकि बिजनेस में जितना भी पैसा खर्चा होता है उसको खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। असेट्स क्या होता है, जो कि कोई भी फिजिकल थिंग हो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसी को बोला जाता है असेट्स। तो जैसे कि आपके बिजनेस में मीन्स चेयर है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है किसी कॉलेज में, तो ये क्या हो गया, कॉलेज का असेट्स हो गया। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स मीन्स जो कि परमानेंट असेट्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग प्लांट्स, मशीनरीज हो गई। करेंट असेट्स हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा कम टाइम तक काम आते हैं, तुरंत ही काम आते हैं, कम ईयर्स के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कैश बैंक हो गया, या फिर घर पे हाथ में पैसा, वो सारी चीज़ें। फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस में असेट्स होता है, जो असेट्स जो कि टेंजिबल होते हैं, जो कि सिर्फ इमेजिन किए जा सकते हैं उनको। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद लाइबिलिटीज़ भी दो टाइप की होती है। लाइबिलिटीज़ मीन्स कर्जा होता है। फिक्स लाइबिलिटीज़ वो जो कि फिक्स होता है कि हाँ आपने लोन किया है तो आपको 3 साल बाद लोन का पैसा भरना है। लेकिन करंट लाइबिलिटी वो होता है कि जो आपने आज बोला कि हाँ भाई ये मेरे को कुछ दिन के लिए उधारी दे दे, मैं बाद में दे दूँगा, जो कि क्रेडिटर पे बेस्ड रहता है, तो वो क्या होता है, करंट लाइबिलिटी, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और फिक्स लाइबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए होता है। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझाओ। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले। थैंक यू। इस चैप्टर के जितने भी लिंक्स हैं, जितनी भी चीज़ें दी जा रही हैं, मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशंस के साथ दे दूँगी, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी। थैंक यू। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।